हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो था एक्सीलरेशन ऑन अ इंक्लाइन प्लेन एंड वर्क डन ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। जब किसी बॉडी को आप जो है इंक्लाइन प्लेन से ऊपर लेके जाते हो। इसी यूनिट में लास्ट कंसेप्ट आ जाता है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसके अंदर दो फोर्सेस हमें रीड करनी है। एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन दोनों फोर्सेस को समझने के बाद दो कंसेप्ट हैं हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिसे डिस्कस करना है आज की वीडियो में हमें, वो है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए क्या होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको डिस्कस किया जाए तो किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमा के रखने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है, सीधा चल रही है, और हम चाहते हैं कि वो सीधा चलने के बजाय गोल घूमना शुरू कर दे, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगाई जाएगी वो कौन सी होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप क्या लिखोगे? अ फोर्स विच इज रिक्वायर्ड, a force which is required to move a body uniformly in circle किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्मली सर्कल में मूव कराने के लिए जिस फोर्स की हमें जरूरत होती है वो फोर्स क्या है हमारे पास? सेंट्रीपिटल फोर्स है। एक चीज आपको जो याद रखनी है वो ये कि जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो उसका कंट्रोल हमेशा उसके सेंटर में रहता है। जो सर्कल का सेंटर होता है कंट्रोल हमेशा वही होगा। तो यहाँ भी हम ये चीज मेंशन करेंगे, लिखिए इसमें, एंड एक्ट towards the center of circular path जैसे अगर किसी रस्सी पे आपने किसी पत्थर को बांध दिया और फिर आप उस रस्सी को गोल गोल घुमा रहे हो, तो वो पत्थर सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, लेकिन कंट्रोल तो किसके हाथ में है? आपके हाथ में है, और आपका हाथ उस सर्कुलर मोशन के सेंटर का रोल प्ले कर रहा है। तो सारा जो फोर्स लगती है सर्कुलर मोशन पे, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर से उसको डील किया जा रहा है। डायरेक्शन हमेशा उसकी सेंटर की तरफ होगी। पहली बात जो आपको नोटिस करनी है। दूसरी, सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी अपने आप नहीं लगती, कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको पैदा करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप कहीं भी पैदा नहीं होगी, कोई दूसरी फोर्स होती है जो इसको वहां पर लगने के लिए मजबूर करती है। जैसे 3 एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला एग्जांपल जो आपने पढ़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन जो है राउंड घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, तो इसका मीनिंग है उनके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही होगी? सेंट्रीपिटल। लेकिन वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? क्योंकि अपने आप तो लगती नहीं, इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। तो वहां जो एक्सटर्नल फैक्टर काम करता है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस हमेशा इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। यही जो अट्रैक्शन की फोर्स है उनके बीच में, वो क्या प्रोवाइड करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अर्थ और सन का। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, या फिर कह सकते हैं मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। दोनों एक दूसरे के क्या है? सर्कुलर मोशन में है। तो उन पे लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स को किसने कंट्रोल कर रखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ने, क्योंकि उन दोनों के बीच में कौन काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है। तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स रोल प्ले करती है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का। अब सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, दो आपने कॉमन एग्जांपल यूज किए। तीसरा आ जाता है
फिजिकल वर्ल्ड का एग्जांपल, जैसे कि गाड़ी चल रही है रोड पे और एक टर्न आता है, राउंड टर्न आया है जीटी रोड पे या कहीं पे भी, तो गाड़ी जब राउंड टर्न ले रही है तो उसके पास कौन सी फोर्स है उस टाइम? सेंट्रीपिटल। लेकिन इसको दिया किसने? अपने आप तो ये आई नहीं, तो वहां जो रोल प्ले करता है सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए वो है फ्रिक्शन। किस किस के बीच का? रोड और आपकी गाड़ी के टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है कि गाड़ी को अगर आप जितनी स्पीड से चला रहे हो उतनी ही स्पीड से टर्न करोगे तो दो पहिए हवा में उठेंगे और गाड़ी वहीं पलट जाएगी। हमेशा जब भी आप टर्न लेते हो तो आपको गाड़ी की स्पीड क्या करनी पड़ती है? कम। मोशन क्या करना पड़ रहा है? कंट्रोल करना पड़ रहा है। मोशन कंट्रोल करने के लिए आप क्या लगाते हो? ब्रेक। और ब्रेक क्या करता है फिर? टायर और रोड के बीच में क्या कर देता है? फ्रिक्शन पैदा करता है। वो फ्रिक्शन कौन क्या प्रोवाइड करेगा आपको? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इन तीनों एग्जांपलों से जो बात क्लियर हुई वो ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप नहीं लगती, इसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर लगाता है। इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगी सर्कुलर मोशन के, और इसका एक फॉर्मूला भी है जो आपको याद रखना है, वो लिख लीजिए। इट इज गिवन बाय F is equals to mv square by r। ये है फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेम फॉर्मूला आपने यूनिट फर्स्ट में जब आप फॉर्मूला डेरिवेशन करते हो तो आपने फॉर्मूला देखा भी होगा, या जब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस पे मेजर करते हो कि इक्वल है या नहीं है, तब आपने फॉर्मूला देखा होगा। इसका एक और फॉर्मूला भी है, वो आप खुद बनाते हो। जब आपने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी तो आपने एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में एक रिलेशन पढ़ा था कि v इक्वल होती है r ओमेगा के। अगर आप वही वैल्यू यहाँ पुट कर दो, v की जगह पुट कर दो r ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि v का स्क्वायर है नीचे r, तो ये आ गया m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में r, एक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी, और दूसरा फॉर्मूला आ गया m r ओमेगा स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इंक्लूड लीनियर वेलोसिटी and this include angular velocity. So in both cases, if the angular velocity is given in numerical part, then you use this one. Otherwise, in case of linear velocity, we are using this formula. ये फॉर्मूला है हमारे पास। यूनिट वही रहेगी जो किसी फोर्स की होती है, वो है न्यूटन। फोर्स कोई भी हो, मेजर किस में करते हैं? उसको न्यूटन में मेजर करते हैं। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहते हो कि ये हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर से ही प्रोवाइड की जाती है, तो वो लाइन हम लिख देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय सम एक्सटर्नल मीन या फिर फैक्टर। एक बात और आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जान लेनी चाहिए कि ये फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकती है किसी ऑब्जेक्ट की, ये फोर्स मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती। अगर कोई स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो ये उसको सर्कुलर में मूव करवाने के लिए हेल्प कर सकती है, लेकिन मोशन का मैग्नीट्यूड ये कभी चेंज नहीं कर सकती। ये चीज आपको माइंड में रखनी है, लिख लीजिए। दिस फोर्स चेंज ओनली डायरेक्शन, दिस फोर्स change only direction of motion, it cannot change the magnitude। मैग्नीट्यूड ये चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, ये था हमारे पास पहली फोर्स जिसको हमने डिस्कस किया, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो दूसरी फोर्स है हमारे पास वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सिंपली याद रखने के लिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट है। बिल्कुल अपोजिट का मीनिंग ये हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो किसी बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए यूज की जाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये किसी को स्ट्रेट में। तब अगर कोई बॉडी पहले से किसी सर्कल में घूम रही है और हम चाहते हैं वो सर्कुलर पाथ छोड़ के अब स्ट्रेट लाइन में आ जाए, तब आपको जो फोर्स लगानी पड़ेगी तो वो फोर्स कौन सी होगी? सेंट्रीफ्यूगल।
अच्छे से आप क्लियर कर लो ये कंसेप्ट कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है और आप चाहते हो वो सर्कल में घूमे तो फोर्स लगानी पड़ेगी सेंट्रीपिटल, और अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है, आप चाहते हो वो स्ट्रेट लाइन में घूमे तो फोर्स लगानी पड़ेगी आपको सेंट्रीफ्यूगल। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखिए इसकी, अ फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले, अ फोर्स दैट comes into play when a body move about a circular path moves about a circular path by virtue of which has tendency to leave circular path, has tendency to leave circular path and regain its natural straight line path, and regain its natural straight line path। वही चीज जो आपको बताई गई कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके अपोजिट ये काम करती है, उसी चीज को हमने इसके डेफिनेशन में लिखा कि ये फोर्स तब अपना रोल प्ले करना शुरू करती है जब कोई बॉडी पहले से सर्कुलर पाथ में हो और वो अपना मोशन चेंज करके अपने ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन मोशन में आना चाहती हो। फॉर्मूला इस फोर्स का भी सेम रहेगा, ये दोनों फोर्सेस जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इक्वल है, दोनों का एक जैसा फॉर्मूला है, एक जैसा जो है इनका मैग्नीट्यूड है। फॉर्मूला सेम है तो वैल्यू भी सेम होगी, सिर्फ काम अलग क्या है इनका एक्शन, कि एक सर्कुलर में हेल्प करती है और दूसरी सर्कुलर मोशन छोड़ने में हेल्प करती है। ठीक है, ये दो थे हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनकी हेल्प हम आने वाले दो टॉपिक्स में लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट दो टॉपिक हम शुरू करेंगे, दोनों में से एक आप श्योर मान के चलो कि आपके 11th क्लास के एग्जाम में भी और जो आपका कंपटीशन का पेपर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे आईआईटी या नीट का, तो उसमें एक न्यूमेरिकल भी उन दो टॉपिक्स में से 100% श्योर है कि आता ही आता है। तो जो पहला टॉपिक हम करने जा रहे हैं अब, उसकी हेडिंग डाल सकते हो आप, राउंडिंग अ लेवल सर्कुलर रोड। राउंडिंग अ लेवल सर्कुलर रोड। देखिए, जब भी आप किसी स्ट्रेट रोड पे चलते हुए राउंड शेप में, या फिर आप ये कह सकते हो आप टर्न लेने वाले हो, तो एक वेलोसिटी बाइक की हम यहाँ पर निकालने वाले हैं कि कम से कम आपकी गाड़ी की क्या वेलोसिटी होनी चाहिए कि जो टर्न आप लेने जा रहे हो सर्कुलर पाथ पे वो सेफ हो। आपने देखा अगर बहुत तेज बाइक आप चला रहे हो और एकदम से रोड पे टर्न आया और आपने स्पीड अगर कम नहीं की तो बाइक गिरेगी। तो ये टॉपिक आपको ये बताता है कि आपको उस टाइम कितनी स्पीड कम करनी है या कितनी स्पीड बाइक की रखनी है कि आप उस सर्कुलर रोड पे आराम से सेफली क्या ले सको, टर्न ले सको। तो इस टॉपिक को हमने इसलिए नाम दिया है कि एक लेवल वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि दो तरीके के सर्कुलर रोड होते हैं, एक जिसका लेवल तो सेम रहता है लेकिन सीधा जाते जाते वो टर्न ले रहा है, और कुछ रोड ऐसे भी होते हैं जब वो टर्न लेते हैं तो जो बाहर वाला एज है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। उसे नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड में। यहाँ क्या है कि रोड का लेवल तो है सेम, बस उसने क्या लिया है एक
टर्न लिया है, जो सिंपल रोडों की अगर हम बात करें तो उसमें लेवल उठा हुआ नहीं होता, लेकिन जो हाईवेज होते हैं जब उनमें टर्न आता है, एक शार्प टर्न अगर आता है, सर्कुलर टर्न, तो जो बाहर वाला हिस्सा होता है रोड का अंदर वाले के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर उठा हुआ होता है। यहां देख लीजिए पहले, ये आपका कोई रोड था जो सीधा आते आते अब क्या हो रहा है, टर्न ले रहा है। कोई बस की शेप हमने बनाई है जो चल रही है रोड के ऊपर। जो चीजें आपने अब तक पढ़ी है इस चैप्टर में उन्हीं का हम यूज करने वाले हैं। इस बस का या इस बॉडी का जो भी है, इसका वेट जो है वो हमेशा कहां लाई करेगा, डाउनवर्ड। और हमने ये पढ़ा है कि वेट को बैलेंस करता है नॉर्मल रिएक्शन, जो बॉडी के ऊपर 90 डिग्री से काम करता है। तो ये है इस बॉडी का आर, जो वेट के बिल्कुल अपोजिट लग रहा है। तीसरी चीज जो है यहाँ पर हमारे पास वो है कि ये जब बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमेगी तो इस सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है उस सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर देगा कौन? तो आपको पहले ही बताया, जब केस आ जाता है रोड का और गाड़ी के टायरों का, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स, और डायरेक्शन कैसी होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर ये सर्कुलर रोड है, इसको पूरा कंप्लीट करें तो सेंटर तो इस डायरेक्शन में आएगा ना, अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन होगी क्या, अंदर की तरफ। और ये फोर्स को आप नाम क्या दोगे, F, और से लिख दो इसमें ताकि आपको याद रहे ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। स्मॉल f इसलिए यूज किया है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स को आप स्मॉल f से डिनोट करते हो। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है और डायरेक्शन क्या है उसकी, अंदर की तरफ है। ये डायग्राम है हमारा इसका। अब इसके बारे में अगर लिखना है तो हम लिख लेते हैं कि द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, द असेशनल सेंट्रीपिटल force is force for safe turn। आपका टर्न जो है वो सेफ हो, is provided by frictional force between टायर एंड रोड। टायर्स और रोड के बीच की जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अब देखिए ध्यान से, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है हमारे पास mv²/r। ये फोर्स लग रही है बस के ऊपर, और हमने अभी लिखा कि इस फोर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है, इस फोर्स को देने वाला फैक्टर है आपके पास स्मॉल f, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, म्यू आर। ये आपने अब तक पढ़ लिया है। तो अब और फर्दर एक स्टेप और चले जाते हैं, mv²/r। म्यू ऐसे कैसे, r की वैल्यू आप रखते हो mg, क्योंकि r किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है। तो m से m कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पर v² आ जाता है, r इधर जाएगा तो म्यू r g, और v की वैल्यू आ गई √μ/g। ये वो वेलोसिटी है, अगर आप इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो तो आपकी जो बाइक है या गाड़ी है वो बिना स्लाइडिंग के, बिना स्किपिंग के, बिना गिरे आप उस सर्कुलर रोड पे क्या कर सकते हो, सेफ टर्न ले सकते हो। तो ये आया है हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला। मैक्सिमम वेलोसिटी है ये सेफ टर्न, इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर सेफ टर्न। तीन चीजें हैं फॉर्मूले में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर जो है यहाँ पर वो है रेडियस, कि कर्व जो हो रहा है रोड को कितना ज्यादा हो रहा है उसके हिसाब से आर की वैल्यू होगी वहां पर, और म्यू जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास। ये फॉर्मूला है हमारे पास सेफ टर्न का। लास्ट टॉपिक जो है हमारे पास इस यूनिट का
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड हमने अभी डिस्कस किया कि जब आप एक शार्प टर्न लेते हो तो जो रोड का अंदर वाला हिस्सा होता है उसके मुकाबले बाहर वाला हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं रेज्ड है। रेज्ड का मीनिंग क्या होता है? उठा हुआ। उस केस में कितनी वेलोसिटी किसी बॉडी को चाहिए कि वो बिना स्किप हुए, बिना गिरे या बिना गाड़ी को नुकसान पहुंचे एक सेफ टर्न ले सके, उस चीज को हम निकालेंगे इस आर्टिकल के अंदर, और आर्टिकल का नाम है बैंकिंग ऑफ रोड। सारा कंसेप्ट जो है इन आर्टिकल्स का डिपेंड करता है डायग्राम्स पे, कि आपने डायग्राम्स को किस तरीके से समझा है, कौन सी चीज डाउनवर्ड काम करेगी, कौन सी लेफ्ट, कौन सा उसको फैक्टर बैलेंस करेगा। अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर है तो डेरिवेशन पार्ट में कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो पहले हम इसका फिर क्या करते हैं, डायग्राम कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिख लीजिए, इट इज द फिनोमिना ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ कर्व रोड, outer edge of curved road above the inner edge, above the inner edge is called banking of रोड। उसे हम बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं, और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो मैक्सिमम स्पीड उस टाइम गाड़ी की होनी चाहिए हमें वो पता लग सके, ताकि बॉडी का जो है वो किसी तरीके का नुकसान ना हो। अब देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। आपको डिफरेंस नोट करना है कि जो भी लास्ट टॉपिक में हमने डायग्राम बनाया और ये डायग्राम बनाया, इसमें डिफरेंस क्या था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ये है इनर एज रोड का। अगर सर्कुलर पाथ आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ सेंटर आएगा, तो ये सेंटर के अंदर वाला रोड है इनर एज। ये आउटर एज है जो बाहर की तरफ रेज्ड है, थोड़ा बाहर भी ज्यादा चौड़ाई में है और उठा भी हुआ है। यही हमने डेफिनेशन में लिखा है कि रेजिंग द आउटर एज। आउटर एज को हमने थोड़ा सा रेज किया, ये थोड़ा सा ज्यादा इसमें बेंडिंग शेप आ गई, इतना ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन पहले के कंपैरिजन में जो आपने डायग्राम बनाया उसके कंपैरिजन में तो डिफरेंस आप साफ नोट कर सकते हो। ठीक है आपके पास। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये अगर लेवल रोड था तो जो रेज हुआ हिस्सा आउटर, वो जिस हाइट से रेज हुआ उस हाइट को हमने नाम दे दिया एच। बहुत ज्यादा हमने इसको रेज करके दिखाया है, इतना जो है वो रेजिंग नहीं होती। यहाँ इसलिए करके दिखाया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर मुझे चौक के साथ लिखने हैं। अगर मैं इस हाइट को इतनी छोटी करके दिखाऊंगा तो फिर आप यहाँ जो मैं लेबलिंग करने वाला हूँ वो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने इस हाइट को कि रेजिंग को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया आपको। और मान लेते हैं ये एंगल जो है वो है थीटा, जिस एंगल से वो कर्व पाथ जो है थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है। ये आपको दिखाने के लिए इतना डिफरेंस दिखाया, तो भाई इतना डिफरेंस नहीं होता। अब देखिए, ये बस जा रही है, कोई गाड़ी जा रही है, आप देखते हो कि जब आप ऐसे शार्प सर्कुलर रोड पे टर्न लेते हो तो आप एक तरफ क्या हो जाते हो, झुक जाते हो गाड़ी में। तो वो इसी की वजह से है कि वो साइड वाला रोड जो है वो थोड़ा सा क्या हुआ है, रेज्ड है, इसलिए आपके पास ऐसा फिनोमिना हो रहा है।
अब देखिए ध्यान से कि इसके फैक्टर कैसे हमने एक्सप्लेन किए। ये गाड़ी है, इस गाड़ी का वेट हमेशा डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्टर गाड़ी के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये है आपके पास नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन तो वेट को बैलेंस करता है, पर वेट और नॉर्मल रिएक्शन तो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे, तो आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इस mg को रिजॉल्व करने के लिए हम स्ट्रेट क्लिक कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। देखिए अब ये एंगल थीटा है, तो बाय सिमेट्री ये एंगल भी थीटा होगा, इसको भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है पहले। ये r है तो ये बेस है, तो ये हो जाएगा r cos थीटा। दूसरा फैक्टर जो है वो अंदर की तरफ आएगा, जिसको आप नाम दोगे r sin थीटा। दोबारा देख लीजिए एक बार, वेट डाउनवर्ड लाई करता था, नॉर्मल रिएक्शन बॉडी पे परपेंडिकुलर लाई करता है, लेकिन वेट को तो यही बैलेंस करता है, इसलिए हमने वेट के सीधे वाला एक फैक्टर लिया, इसको रिजॉल्व कर दिया। ये एंगल थीटा, क्योंकि ये भी थीटा है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग आया r cos थीटा, और ये आ गया आपके पास r sin थीटा। अब हमें क्या देखना है कि जो बॉडी गोल गोल घूम रही है, इस किसकी वजह से घूम रही है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है, तो ये आपको पता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स दे रही है, और फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ। ये देखिए, ये है वो फ्रिक्शनल फोर्स जो अंदर की तरफ काम कर रही है। तो ये भी हमें इसको भी क्या करना है, रिजॉल्व करना है। देखिए ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, अपोजिट एंगल आपको दिखाई दे रही है। ये बेस है, तो ये फैक्टर हुआ f cos थीटा, और इसके 90 डिग्री पे फैक्टर आया f sin थीटा। जो फोर्स लग रही थी F, वो भी एक एंगल पे लग रही थी अंदर की तरफ, इसलिए हमने उसको भी रिजॉल्व किया कि ये देखने के लिए कि इस F का कितना हिस्सा अंदर की तरफ है और कितना हिस्सा वर्टिकल कंपोनेंट पे है। रिजॉल्व करने पर ये थीटा, तो बेस के साथ f cos थीटा, और वर्टिकली कंपोनेंट पे हमारे पास आ गया f sin थीटा। अब ये डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है आपके पास। अब हमें वो चीज नोट करनी है जो हमें चाहिए थी सर्कुलर मोशन के लिए। बॉडी सर्कल में घूमती है, तो आपको बताया फोर्स लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर बॉडी सर्कुलर में घूम रही है, देन सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय, कौन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपको ये बताया कि ये फोर्स वो प्रोवाइड करेगा जो सेंटर की तरफ काम कर रहा होगा। इस मोशन में, इस सर्कुलर पाथ के सेंटर में दो फोर्सेस काम कर रही हैं, एक है r sin थीटा, एक है f cos थीटा। ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेंटर की तरफ है। तो सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, ये दोनों देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है mv स्क्वायर अपॉन r, ये इक्वल होगा r sin थीटा प्लस f cos थीटा। This centripetal force is provided by these two factors only. Equation number first है आपके पास ये। Now this r cos theta is balanced by two factors. One is f sin theta, another one is mg. तो हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, r cos theta is balanced by f sin theta plus mg। यहां से mg को सेपरेट कर लीजिए, तो ये फैक्टर अंदर की तरफ आ जाएगा, तो r cos थीटा माइनस f sin थीटा। ये हो गया इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करके निकाला, सेकंड इक्वेशन में हमने वेट वाले कंपोनेंट को बैलेंस करके निकाला। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड 1/2। देखिए ध्यान से, mv स्क्वायर बाय r, इसको डिवाइड करना था mg से। राइट हैंड साइड में r sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा माइनस f sin थीटा। ये आ गया हमारे पास। कैंसिल आउट जो होता है उसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। m से m कैंसिल आउट हो गया, ये रह गया v स्क्वायर अपॉन में rg। राइट हैंड साइड पर ध्यान से देखिएगा आप, हम ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में से एक फैक्टर कॉमन लेने जा रहे हैं। वो फैक्टर है r cos
थीटा। ऊपर वाले में से हम आर कोस थीटा ले रहे हैं कॉमन, लेकिन आप देखोगे कि ना तो आर कोस थीटा कंबाइन यहाँ पर है और ना ही आर कोस थीटा कंबाइन यहाँ पर है। तो जब कोई चीज कॉमन ली जाए और वो वहां पे प्रेजेंट ना हो तो हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड में रख देते हैं। तो यहाँ अब ऊपर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कोस थीटा प्लस एफ कोस थीटा बाय आर कोस थीटा, ताकि जब आप इसको दोबारा फैक्टर को अंदर लेके जाओगे तो ये आर कोस थीटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास वही बचेगा जो पहले था। सेम फैक्टर नीचे से कॉमन ले रहे हैं आर कोस थीटा, लेकिन यहाँ तो आर कोस थीटा प्रेजेंट है तो ये रह जाएगा 1 माइनस एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कोस थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास कॉमन लेने के बाद। अब देखिए इस आर कोस थीटा से ये आर कोस थीटा हो गया कैंसिल आउट, इस आर से ये आर कैंसिल आउट हो गया, इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा है वो देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में है बी स्क्वायर अपॉन में आर जी, राइट हैंड साइड में साइन बाय कोस टेंजेंट थीटा प्लस एफ अपॉन में आर, ये होता है इक्वल में म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपॉन में 1 माइनस एफ अपॉन में आर हो गया म्यू और साइन बाय कोस हो गया आपके पास टेंजेंट थीटा। वैल्यू आपको v की निकालनी है तो v स्क्वायर एक तरफ आर जी को उधर ले जाइए, तो ये हो गया आर जी टेंजेंट थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा, और नेक्स्ट लाइन में आप v का स्क्वायर हटाओगे तो आपके पास आ जाएगा आर जी टेंजेंट थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा और होल का पावर हाफ। ये है आपके पास फाइनल रिजल्ट जो आपको ये बताता है कि अगर आप बैंकिंग ऑफ रोड पे हो तो आपको सेफ टर्न लेने के लिए कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी की जरूरत है। तो ये फॉर्मूला है आपके पास फाइनली। एक बार दोबारा से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। यहाँ से जब दो इक्वेशन को आपने डिवाइड किया तो आपके पास ये आया, m से m कैंसिल आउट हो गया, यहाँ जो बचा वो था ऊपर b स्क्वायर नीचे rg, यहाँ इस फैक्टर में से ऊपर से भी r cos थीटा कॉमन लिया, नीचे से भी r cos थीटा कॉमन लिया। ऊपर r cos थीटा यहाँ नहीं था तो अपोन में रख दिया, यहाँ भी नहीं था तो अपोन में रख दिया। नीचे r cos थीटा था तो वहां पर 1 रह गया, यहाँ नहीं था हमने अपोन में रख दिया। ये दोनों कैंसिल आउट हुए, r से r कैंसिल आउट हुआ, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या sin बाय cos टेंजेंट f अपोन में r म्यू, यहाँ बचा 1, यहाँ f अपोन में r म्यू और sin बाय cos टेंजेंट, तो म्यू टेंजेंट थीटा आ गया आपके पास। ये हमारे पास फॉर्मूला r g को हम साइड में ले गए, b का स्क्वायर हटाया तो ये फॉर्मूला आ गया फाइनल। आप लिख सकते हो कि दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर सेफ टर्न ऑन बैंक्ड रोड। किसी बैंक रोड पे सेफ टर्न लेने के लिए जितनी वेलोसिटी आपको चाहिए वो ये है। ये यूनिट यहीं पर आज ओवर हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बैंकिंग ऑफ रोड का। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल ऐसे केसेस में आपसे पूछे जाते हैं कि जब वो इतने एंगल से टर्न ले रहे हैं तो कितनी वेलोसिटी चाहिए, और ये आर्टिकल खुद 11th क्लास में आपसे जो है वो पूछा जाएगा, तो इसको आपने रिवाइज कर लेना है।